हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? भाई सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। हाँ, कैसे हो ये बताओ फटाफट, है ना? मस्त जबरदस्त। कल प्रॉमिस किया है, याद रखना है भाई, ठीक है? कल आपने एक प्रॉमिस किया है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा पढ़ो, तो लिमिटेड पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। एक सिस्टम बनाएंगे, जो सिस्टम आपके लिए काम करेगा, उसमें मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। ठीक है, हाँ। और प्रॉपर तरीके से चलेंगे। रिवीजन मैंने कहा मैं कराऊंगा, रिवीजन मैं कराऊंगा, एनसीईआरटी मैं कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, सारा काम मेरा है। ठीक है, तो मैं तो जितना मैं होमवर्क देता जाऊं, जो मैं कराता जाऊं, उसको रिवाइज करते रहना है बस। मतलब अपने घर के अपने हिसाब से। एनसीईआरटी जो मैंने कल बातें कही है, बस वो आपको याद रखनी है। समझे? हाँ, कोई दिक्कत आ रही है किसी को क्या? साउंड में कोई प्रॉब्लम बेटा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। साउंड में कोई प्रॉब्लम है, आवाज में? ओके, डन, स्टार्ट करते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा, बायोमोलिक्यूल है। और आज का टारगेट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये एक साल नहीं है बेटा, लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वन क्वेश्चन, 100% इन 2027 एक क्वेश्चन आएगा भाई, गारंटी है। एक क्वेश्चन आएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, ठीक है? और कार्बोहाइड्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। ये छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। कार्बोहाइड्रेट आज खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बड़ा टॉपिक है। वो अगली क्लास में जाकर के, मतलब थोड़ा सा एंड वाले पोर्शन पर आएगा, मतलब काफी बड़ा टॉपिक है। तो इसके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं कार्बोहाइड्रेट खत्म करने के बाद। आज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि कोई क्वेश्चन तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा। हर टॉपिक के मैं इतने क्वेश्चन कराने वाला हूं कि तुम्हें उसका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, ठीक है, क्योंकि देखो वाईटी पर तो कुछ ना कुछ करना ही है। जनरली मैं आपसे अपने घर की तरह बात कर रहा हूँ, घर में ऐसे बात करते हैं। तो वाईटी पर एक कंपलसरी है, तो मेरे दिमाग में आया क्या मैं कुछ ऐसा करूं कि अपने बच्चों का, मतलब और बेस्ट क्या कर सकता हूं। तो मैंने कहा आज मैं 1.5 पौने 2 घंटे में जितना भी कराऊंगा, 1.5 पौने 2 घंटे में जितना भी कराऊंगा, रोज रिवीजन तो मैं कराऊंगा। क्या उस पौने 2 घंटे, क्योंकि तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में पैरेलल बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, जो तुम्हें मैं पीडीएफ फॉर्म में दूंगा आगे, ठीक है? वो नहीं तो चैप्टर के बाद में दूंगा, क्योंकि अभी शॉर्ट नोट्स की एकदम आदत नहीं डालनी है, वो रिवीजन में हेल्प करेगा। मैं इस पूरे पौने 2 घंटे को ओनली 3 मिनट में कन्वर्ट कर दूं, ओनली 3 मिनट्स के अंदर। तो बताओ कैसा रहेगा? मतलब 3 मिनट्स के अंदर पूरा पौने 2 घंटा। आप 3 मिनट का वो शॉर्ट्स या जो भी मैं वीडियो डालूंगा छोटा सा, ठीक है, 3 मिनट 4 मिनट का, उसको आपने देख लिया, बस उठा के मेरी क्लास में आ गए। बताओ कैसा रहेगा ये तरीका? जी मेरे दिमाग में अचानक आज आया, ठीक है। मैंने कहा बच्चों से पूछता हूँ कि मतलब अच्छा आइडिया है तो ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मेरे अंदर कला है। मतलब ये समझो कि मुझे तुम पूरा चैप्टर दे दोगे, चैप्टर 10 मिनट में कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, उस 3 मिनट के अंदर एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिकोड होगी, जो मैं नोट्स में तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, वो वाला, ठीक है? ओके, सही रहेगा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, सुपर 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 सुपर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, पर डे का एक शॉर्ट सेशन वहां मिल जाएगा, पर डे का शॉर्ट सेशन वहां मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आपको मन करे यार मुझे रिवीजन करना है, तो शॉर्ट शॉर्ट सेशन को लिंक कर दूंगा मैं। लिंक समझ में आया? कोई भी एक शॉर्ट सेशन ऑन करोगे, सारे खुल जाएंगे अपने आप सिस्टमेटिक वे में। तो उसकी लिंक आईडी बना करके मैं अपने जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर करता रहूंगा। हाँ, आपके टेलीग्राम पर उसका लिंक शेयर करता रहूंगा, जब भी आपको देखना हो एक क्लिक करोगे सारे लिंक खुल जाएंगे हर चैप्टर के। तो मैं कोई भी चैप्टर करना है, एक लिंक खोला, बस वो 2-2 3-3 मिनट के आपके, ठीक है, वीडियोस होंगे, जिसमें पूरा 1.5 पौने 2 घंटे का 2 मिनट में कवर्ड होगा। ये मेरा मतलब एक है, मतलब मैं चाह रहा हूं इस बार तुम जबरदस्त तरीके से काम करो, ठीक है? चलो, लास्ट टाइम पे जो बच्चे यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाते हैं वो नहीं है। मैं बैच में इतनी मेहनत करा दूंगा, इतनी मेहनत करा दूंगा, तो मैं यूट्यूब पर जाने नहीं दूंगा। मैं हर टाइप की चीजें दे दूंगा यहाँ पर। यूट्यूब का मतलब लास्ट टाइम पर जो रिवीजन यूट्यूब पर होता है ना, बैच में ही मल्टीपल रिवीजन करा दूंगा। लास्ट टाइम सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगवाऊंगा, ओनली मॉक टेस्ट। इतने मॉक टेस्ट कि तुम्हारी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाए। आगे बढ़ रहा हूं, मैंने कहा रिवीजन में कराऊंगा, जो मेरी स्ट्रेटेजी है। तो कल की क्लास में मैंने क्या क्या करा दिया था? कल की क्लास में मैंने सबसे पहले बायोमोलिक्यूल की बेसिक डेफिनेशन दी थी, ठीक है। भाई बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। लिविंग सेल में मिलने वाले मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब लिविंग सेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल मिलते हैं वो ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं मोस्टली लिविंग सेल उनको खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है, या जो सिंथेसाइज नहीं कर पाते वो बाहर से ऑब्टेन कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है।
और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो जैसे प्लांट से स्टार्ट करते हैं, तो वो रूट से मतलब सॉइल से लेता है, ठीक है, उससे वो एनिमल्स में जाते हैं और एनिमल से एनिमल और एनिमल फाइनली डेथ होते हैं तो फिर सॉइल में मिल जाते हैं, तो साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक समझा दिया था आपको। बेसिक के बाद मैं आ गया था, ये पूरा मैंने समझाया था किस तरीके से फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है, कैसे चीजें आ रही हैं, CO2 कैसे एंटर कर रही है, कैसे चीजें बन रही हैं, ठीक है, बाद में डिके होने के बाद कहां फिर वापस मिल जाता है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा लो, प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, एक्स एक्स बाय जेड, या मैं अर्थ क्रस्ट की बात कर रहा हूं जो नॉन लिविंग है, इन सब के अंदर जो केमिकल हैं, ठीक है, या एलिमेंट्स है, मिनरल्स हैं, उनका कंपोजिशन, उनका मतलब टाइप्स लगभग लगभग सेम है, सिर्फ परसेंटेज का अंतर देखने को मिलेगा, लगभग लगभग सेम है। इसको मैंने समझाया भी था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स एटसेट्रा, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसी सब चीजें लगभग लगभग सेम होती हैं इनमें और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अर्थ क्रस्ट के अंदर। हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होते हैं लिविंग सेल्स में, यहाँ कम होते हैं। हाँ, सिलिका की अगर मैं बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिलिका न के बराबर होता है, एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ सिलिका भर भर के होता है 27.7, ठीक है, मतलब समझ रहे हो। हाँ, बायोमास का इसको मैंने रिप्रेजेंट भी किया था इस तरीके से, ठीक है, परसेंटेज वेट ऑफ, परसेंटेज वेट, परसेंटेज है परसेंटेज वेट का, ठीक है, तो रिप्रेजेंट भी किया था। हाइड्रोजन देखा जाए और ऑक्सीजन देखा जाए अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है और यहां बहुत ज्यादा है। ये नई एनसीईआरटी का डेटा चेंज हुआ है, आप याद रखना आपको। सिलिका की बात करता हूं तो यहां बहुत ज्यादा है, यहां नेग्लिजिबल है, ठीक है। हाँ, आपको अगर याद रखना है तो ये सीरीज याद रख लेना, परसेंटेज याद नहीं रखनी यहां पर। सीरीज में OCN, OCHN, OCHN, ठीक है, OCH तो याद रहेगा N, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिका, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, ये सीक्वेंस याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं याद रखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम पर आता है, ठीक है, आएगा तो, ठीक है, नहीं तो नहीं आया, ऐसा आज तक तो आया नहीं है, बट पता होना चाहिए आपको ये टेबल, ठीक है। आगे हमने बात की थी बेटा कि अब इनकी एनालिसिस कैसे करते हैं। वैसे बहुत सारे मेथड हैं जो बड़ी बड़ी मतलब मशीनों के थ्रू होते हैं, जैसे HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, एनसीईआरटी ने जिक्र किया है इन टेक्निक्स का, एनालिटिकल बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बट यहां जो हम बात पढ़ने वाले हैं वो फ्रैक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं और डिस्ट्रक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं। फ्रैक्शन मेथड से हम पता करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, और डिस्ट्रक्शन मेथड से हम पता करते हैं बेटा, ठीक है, कौन कौन से ऐश मिलती है, ऐश के अंदर क्या क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड में आप प्लांट सेल भी ले सकते हो या लिविंग मतलब प्लांट सेल भी ले सकते हो जैसे लीव्स, या एनिमल सेल भी ले सकते हो, जैसे लीवर बहुत अच्छा एनिमल सेल है क्योंकि लीवर में सब चीजें स्टोर होती हैं, ठीक है। हाँ, तो लीवर भी अच्छा है, ये ले लो या ये लो, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने मोटर पिस्टल में अच्छे से इसकी चटनी बनाई, चटनी बनाने के लिए सॉल्वेंट यूज किया है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राइक्लोरो, Cl ऐसे लग लो, CCl कर दिया मैंने, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कर दो, एक ही बात है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड आप ये ले सकते हो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। सिलरी बन गई। अब सिलरी का क्या काम करोगे, सिलरी का क्या काम करोगे, बस सिलरी को उठा करके एक फनल के अंदर छान दोगे, नीचे क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट, ऊपर क्या मिलेगा, रिटेंटेट। भाई रिटेंटेट बड़े मॉलिक्यूल है, फिल्ट्रेट छोटे मॉलिक्यूल है। मैंने एक ही स्लाइड के अंदर गागर में सागर किया है, क्योंकि आगे जाकर के क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल एक हेडिंग आएगा, उसको भी इसी में ऐड कर दिया है ट्रिकली, क्योंकि मेरी हैबिट ये रहेगी कि मैं शॉर्ट नोट्स बनवाऊं, तो मैं ये भी शॉर्ट नोट्स है और इनके भी सुपर शॉर्ट नोट्स तुम्हें मिलेंगे PDF फॉर्मेट में, जिसका मैं मतलब एक सीरीज चालू करूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ तो करना ही है, तो कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे बच्चों को फायदा हो जाए, समझ रहे हो। हाँ, मैं जो भी YT पे करूंगा वो करूंगा जिससे तुम्हें फायदा हो, बस ये ध्यान रखना, जो भी करूंगा उसे तुम्हारा मतलब अल्टीमेट लेवल पे चीजें पहुंच जाए। यहाँ बैच में तो करूंगा ही, पर बैच में लिमिटेड लेक्चर्स हैं, उनमें मैं सारा करा दूंगा, फिर भी मुझे लगता है कुछ और बेस्ट क्या कर सकता हूं तो मैं वहां कर दूंगा मैं, ठीक है। और तुम्हें उसका लिंक मैं तुम्हारे टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने पहले लेक्चर में दे ही रखा है सबको, तो सारे बच्चे उस टेलीग्राम लिंक पर पहुंच जाना, ठीक है। आ जाओ, तो मुझे दो तरीके की चीजें मिली, ठीक है, एक एसिड सोल्युबल पूल या फ्रैक्शन, एक एसिड इनसोल्युबल पूल या फ्रैक्शन मिल गया मुझे। भाई यहां क्या होगा, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे, यहां क्या होंगे, छोटे मॉलिक्यूल होंगे, माइक्रो उधर मैक्रो। भाई डेफिनेशन क्या है माइक्रो और मैक्रो की, अगर डेफिनेशन की बात आती है तो 18 से 800 जो भी इसके बीच में मिलेगा ऑल आर माइक्रो। हाँ भाई 800 से थोड़ा ऊपर है तो मैक्रो थोड़ी ना बोलेंगे, ऐसे याद रखो 1000 से ऊपर जो है वो मैक्रो, ठीक है, 1000 से ऊपर जो है मैक्रो, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो ठीक है, समझ में आ गया भाई, 18 से 800 डाल्टन और 1000 से ऊपर जितने भी डाल्टन का साइज होगा वो सब क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये याद रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मुझे मैक्रो मॉलिक्यूल मिले हैं
यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, वेसाइकल्स बड़े बड़े, ठीक है, ये सारे के सारे मोर देन 10,000 डाल्टन, यानी इनका साइज 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा है, यानी मैक्रो के भी मैक्रो, नहीं समझ में आया? हाँ, डेफिनेशन के हिसाब से और इसके साइज के हिसाब से। लिपिड की अगर मैं बात करता हूं, लिपिड का साइज लेस देन 800 होता है। लिपिड में क्या होता है भाई? फॉस्फोलिपिड, समझ रहे हो? हाँ, फैटी एसिड की चेन्स होती हैं और फॉस्फेट लगा होता है, तो फॉस्फोलिपिड किस तरीके से होता है? लिपिड का स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, फॉस्फोलिपिड इस तरीके से होगा। पर ये बेटा इसका साइज छोटा होता है। हाँ, छोटा का मतलब लेस देन 800 डाल्टन। पर ये अकेला नहीं होता, हमेशा जब कई को मिलाओगे ना तो ये बड़े बड़े वेसाइकल्स बना लेते हैं, जुड़ करके वेसाइकल्स बनाते हैं। बाहर वाला पार्ट तो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, हाँ, अंदर वाला हाइड्रोफोबिक होगा, तभी तो अंदर इकट्ठा हो गया, ठीक है, फैटी एसिड्स अंदर होते हैं। तो ये वेसाइकल्स बन जाते हैं जिनका साइज मोर देन 10,000 डाल्टन होता है। समझ में आया? लिपिड माइक्रो मॉलिक्यूल होते हुए भी रिटेंटेट में मिलता है, एसिड इंसॉल्युबल पूल में मिलता है, क्योंकि लिपिड कभी भी अकेला नहीं रहता, वो अपने जैसे दोस्तों का हाथ पकड़ के एक बड़ा सा सर्किल बना लेता है, बड़ा सा, समझ रहे हो? हाँ, एक मतलब स्ट्रक्चर बना लेता है, इसको लिपिड वेसाइकल्स बोलते हैं। तो वेसाइकल्स हमेशा मैक्रो मतलब एसिड इंसॉल्युबल पूल में मिलेंगे, पर लिपिड यहां नहीं होते, आइंस यहां नहीं होते, लिपिड वेसाइकल्स होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल, लिपिड यहां नहीं होते क्योंकि लिपिड लिपिड की फॉर्म में ना होकर के लिपिड वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं। अब आ जाओ भाई, माइक्रो में क्या होंगे? अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, न्यूक्लियोटाइड, आइंस, मिनरल्स। अमाइनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन यहां पर होगा, बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपल शुगर से कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, डीएनए, आरएनए। तो ये बड़े साइज के हैं तो ये रिटेंटेट में होंगे, ये छोटे साइज के हैं ये फिल्ट्रेट में होंगे। सिंपल सी बात। यहां तक कोई डाउट? कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ, यस या नो? जल्दी बताओ। यहां तक बताओ, कोई भी डाउट? देखो बेटा, मैं हर बैच को अपग्रेड करता हूं, ठीक है, ये बैच मेरा कहीं कहीं जहां मुझे कहीं कमी लगेगी मैं इस बैच को अपग्रेड कर रहा हूं, ठीक है। पुराने वाले जो मेरे लेक्चर्स होंगे उससे कहीं ना कहीं तुम्हें अपग्रेडेशन मिलेगा, या तो चीजों को मैं कचरे को हटा रहा हूँ या कुछ एडिशन चीजें जोड़ रहा हूँ, ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन मिलेगा, या क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दूंगा, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस जहां बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और बैचों से मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां पर ज्यादा होगी, ठीक है। और भी चीजें मैंने एड ऑन की है नई, ठीक है। कंटेंट तो जहां मुझे लगेगा वहां अपडेटेड कंटेंट करूंगा ही, बट और भी जो प्रैक्टिस के लिए चीजें हैं वो मैं यहाँ बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलो चलो, क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप मुझसे लाइव। नो सर? अगर खुद बना सकते हो तो बहुत अच्छा, अगर मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं, लिपिड फिल्ट्रेट में नहीं मिलेगा, लिपिड फिल्ट्रेट में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिपिड अकेला रहता ही नहीं है, तो फिल्ट्रेट में क्यों जाएगा बेचारा? वो अकेला रहता ही नहीं, हमेशा वेसाइकल्स की फॉर्म में होता है। लिपिड रहता ही झुंड बना के है, तो फिल्ट्रेट में जाएगा नहीं लिपिड, समझे? हाँ, लिपिड फिल्ट्रेट में नहीं जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी लिया है जिस बच्चे ने, बहुत समझदारी वाला काम किया है, मैं सच कह रहा हूं। मैं क्योंकि मीटिंग में मैं था उस समय, किसी ने दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, मतलब रैंडमली डिसीजन ले लिया। मुझे याद है कि इन्फिनिटी के अंदर, मतलब इन्फिनिटी का बैच का मतलब होता है पास्ट और फ्यूचर के सारे बैच मिल जाएंगे, पर गलती से एक मतलब उन्होंने पीपीटी में डाल दिया कि उसमें डोपा की दोनों बुक्स जो नई इस बार लॉन्च हम लोग कर रहे हैं वो उसमें ऐड कर रहे हैं, हम लोग कर दिया उसमें धोखे से। वो इन्फिनिटी प्लस में करना था पर इन्फिनिटी में हो गया, समझना, मैं तुम्हें रियल बता रहा हूं। और 4 जो बुक्स हैं नीट एडवांस की वो भी इन्फिनिटी में डाल दी, जो घर पहुंचेंगी सारी सारी 6 बुक। ये अलग था, इन्फिनिटी प्लस का था, पर गलती से डल गया और हमने लॉन्च कर दिया। जब लॉन्च हो गया, तब लॉन्च किया तो उन लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा कि यार ये तो मतलब कोई गड़बड़ हो गया ये। तो हमने कहा अब तो लॉन्च हो चुका है यार, अब लॉन्च हो चुका है तो मतलब अब बात से पीछे तो नहीं जाएंगे। तो लॉन्च हो गया तो पास्ट, फ्यूचर और ये सारा कंटेंट मतलब 6 बुक बच्चे घर तक, ये अपने में ही बहुत बड़ा कॉस्ट है। तो इन्फिनिटी प्लस के अंदर हो गया ये, सॉरी इन्फिनिटी के अंदर हो गया, प्लस में था, ठीक है। तो ये मैं रियल बता रहा हूँ, रियल रियल की चीज है, ठीक है। तो इन्फिनिटी जिन्होंने लिया है ना वो बहुत फायदे में है, बहुत ज्यादा फायदे में, ठीक है। और इन्फिनिटी का प्राइस तो अभी करीब भी दिया था, 4,999 के आसपास कर दिया था। तो वो तो मतलब ठीक है, जिन्होंने लिया है वो अच्छा है बेटा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा?
इन्फिनिटी वाले बच्चों को डोपा भी मिलेगा और नीट एडवांस की चारों बुक मिलेंगी, टेंशन मत लो, है ना। आगे आते हैं। अब मैंने एक मेथड बताया था डिस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। भाई डिस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रक्टिव, हम तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, समझ, बर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ये घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, मैं तो बहुत करता था उस समय, ठीक है। मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की लीफ को लाता था, ग्रीन लीव्स को, उनको वे करता था, वेइंग मशीन मेरे पास रखी हुई है छोटी वाली, ठीक है। तो कुछ वे कर लिया मैंने, फिर उनको मैं ड्राई करता था, ठीक है। ड्राई करने के बाद फिर वेट करता था कितना वाटर वेपोरेट हो गया इसके अंदर से। तो आप जब इसको ड्राई करोगे तो वाटर वेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, हाँ, वाटर से वेपोरेट हो जाएगा ड्राई करने पर। अब इसके अंदर बच्चों को लगता है ड्राई लीव्स के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस गायब हो गए ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर, सिर्फ वाटर वेपोरेट हुआ है, ये ध्यान रखना, ओनली वाटर वेपोरेट हुआ है, ठीक है। तो वेट आपने वेट डिफरेंस कर लिया, कितना वाटर वेपोरेट होकर मिल गया आपको, ठीक है। अब इसको जलाओगे, जलाने पर CO2H2O वही ऊपर निकल जाएंगे, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस गायब हो गए, बर्न करने पर बचेगी क्या, ऐश, राख। राख में क्या होंगे, ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इस मेथड से आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को निकाल लेते हो और पता करते हो कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, क्या रेशियो होता है, क्या परसेंटेज होता है, ठीक है। तो ये तो एक तो एवरेज कंपोजिशन दे रखा है सेल का, ये पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आता है। वाटर हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होता है, प्रोटीन उसके बाद नंबर सेकंड पर आता है, ठीक है, हाँ। फिर न्यूक्लिक एसिड नंबर थर्ड पर आता है, फिर कार्बोहाइड्रेट आएगा, फिर लिपिड आएगा, फिर आइंस आएंगे, ये 3 2 1 ऐसे याद रखना है आपको, तो सिंपल इसको याद रखना है, इससे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आ गए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड अदर साल्ट, ठीक है। ये आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो उस ऐश के अंदर मिल जाते हैं। अब मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट था किसी को, यस या नो। लैग हो रहा है, अच्छा, लैग के लिए बेटा हमने कल बोला था टीम को कि लैब लैग हो रहा है बेटा, मतलब लैग हो रहा है, आप देखो बच्चे बोल रहे हैं, तो वो शायद देख रहे हैं आज, है ना। नहीं, जिनके पास नीट एडवांस ऑलरेडी है वो थोड़ा धर्म का काम कर लें, ठीक है। हाँ, वो किसी को डोनेट करें इस चीज को, ठीक है। हाँ, किसी को डोनेट करें, किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दें, वो तो फ्री में मिल रही है आपको, ये मान के चलो, ठीक है, वो गलती से हो गया, तो फ्री में ही मिल रही है। जिनके पास नीट एडवांस है वो उसको डोनेट कर सकते हो किसी को भी, ठीक है। हाँ, डोपा आपको एडवांस में मिल जाएगा, डोपा भी साथ में मिल रहा है, तो डोपा रख लेना आप, और नीट एडवांस डोनेट कर देना किसी को जरूरतमंद को, ठीक है। तो ये एक तरीका अच्छा है, ठीक है, वो तो मतलब मानो गलती से मिल गई है, और उस लॉन्च होने की वजह से अब ऐसा तो नहीं है पहले वाले लॉन्च में हमने हाँ कर दिया तो दूसरे लॉन्च में हम ना कर दें, अब वो सारे लॉन्च में रहेगा। ये थोड़ा होता है कि एक बार अगर बाई मिस्टेक कोई मतलब ऑफर आ जाए या निकल जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर वो रखना पड़ता है चाहे कुछ भी हो उस पूरे सेशन में, हाँ। अच्छा, नॉर्मल ले लिया है, किसी को इन्फिनिटी में अपग्रेड करना है तो मैं बात करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। किसी को अपग्रेड करना है तो मैं बात करता हूं, क्या अपने बच्चे कोई इन्फिनिटी में अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि देखो हम बायो 360 लेके आएंगे, क्रैश कोर्स लेके आएंगे, ठीक है। हम फिजिक्स का भी एक सेपरेट, ठीक है, बैच लेकर के आएंगे, कुछ चीजें ऐसी लेकर के आएंगे जो अक्टूबर में, जो बच्चे जो पूरी साल कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं, परेशान होते हैं एक सब्जेक्ट से, वो सब्जेक्ट उनका वहां स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। हम कुछ ऐसी चीजें भी लेकर के आने वाले हैं जो प्रैक्टिस को और लास्ट टाइम पर इंक्रीज करते हैं। तुम्हारे बैच तो सफिशियंट है, तुम्हारे बैच में सब कुछ होगा। अब उन बच्चों के लिए जो मतलब एक एक चीज के लिए परेशान होते हैं, तो उन चीजों के लिए हम और चीजें एड ऑन करेंगे, तो इन्फिनिटी के अंदर वो सारी चीजें आपको मिलनी है, आपको फिर कुछ परचेज नहीं करना, ठीक है। हाँ, ये फायदा रहेगा आपको, ठीक है। चलो, बैच की बात कर रहा हूं मैं, कोई बुक्स लॉन्च होती है इन 4 बुक्स के अलावा, 6 बुक्स के अलावा, तो वो एक अलग चीज है ना। 6 बुक्स तो आप इन्फिनिटी वाले बच्चों को मिल रही हैं, ठीक है। कोई भी हार्ड मटेरियल जो आपके घर पहुंचेगा वो शायद इंक्लूड नहीं है, एक्सेप्ट ये 6 बुक्स को छोड़ करके, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो मैंने पूछा भी था कि सब कुछ इंक्लूड है, हार्ड मटेरियल तो ऑलरेडी सर ये लॉस में ही चला गया, मैंने कोई नहीं। अब आ जाओ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है भाई प्राइमरी और सेकेंडरी, अब तो मैं आज समझाता हूं मजेदारी तरीके से। एक तरफ हम प्राइमरी की बात करेंगे, एक तरफ सेकेंडरी की बात करेंगे, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स,
अब आ जाओ सर, क्या होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, समझना। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन समझते हो? कई कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? जरा बताओ मुझे। कोई बच्चा ऐसा जिसको यही ना पता हो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म? कोई बच्चा ऐसा है? हाँ, मंथन बैच के लिए मैं बात करूंगा, टेंशन मत करो, मंथन बैच के ही लिए बात करूंगा। मंथन बैच के स्टूडेंट की अपग्रेडेशन के लिए कुछ हो सकता है क्या, बात कर लूंगा मैं। अच्छा, कल के लेक्चर नोट्स ओपन नहीं हो रहे? मैं एक बार मैं डालता हूँ, मैं अभी बस क्लास के जस्ट बाद में डालता हूँ। ठीक है, या मैं एक काम करूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी कल के नोट्स में शेयर कर दूंगा, जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन अकर इन बॉडी, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। मेटाबॉलिज्म समझाओ, ओके चलो, समझ गया, कई बच्चों को नहीं पता। अब समझो मेरी बात। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक एना और एक कैटा। एना मतलब जुड़ना, एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब इसमें कोई चीज जुड़ रही है। कैटाबॉलिक रिएक्शन कोई चीज टूट रही है। थोड़ा समझाता हूं मैं, ठीक है? तो समझो जैसे आपने आपने खाया, खाया आपकी गट में गया, जो टूटेगा, टूटेगा मतलब कैटाबॉलिज्म, टूटेगा कैटाबॉलिज्म, मानो ये टूटा, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज फिर एब्जॉर्ब होकर के सेल्स के पास जाएगा, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा? सेल्स के पास। ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा? सेल्स के पास। और सेल्स में आप जानते हो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल, कौन कौन सी? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल इनके थ्रू और टूटेगा, और टूटने से क्या बनेगा? यहां पर एनर्जी बनेगी, एनर्जी यानी एटीपी बनेगी, ठीक है? CO2 बनेगा, एटसेट्रा, ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? तो यहां हो क्या रहा है? यहां पर टूट रहा है, फिर यहां फिर टूट रहा है। तो टूटने को क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म। क्या हो रहा है? कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, ठीक है? जब ये एनर्जी बनती है, एनर्जी बनती है, इस एनर्जी का हम यूज कहां करते हैं? ठीक है, कुछ फॉर्मेशन में, एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। जैसे हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स बनते हैं, हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बनती हैं, हमारे बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं, इनका फॉर्मेशन हो रहा है, ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। जहां फॉर्मेशन होगा, एना, एना मतलब प्लस, एना मतलब प्लस, कैटा, कैटा मतलब माइनस, कैटा मतलब माइनस, कैटा माइनस, टूटने वाला और जुड़ने वाला, ये सारा प्रोसेस कॉमन, इनको मिला देना, मिला दें तो बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटा मींस मेटा इज इक्वल टू एना और कैटा, मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है? मेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? कैटा, कैटाबॉलिक रिएक्शन प्लस एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन को मिला दिया जाए तो हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। एक बात क्लियर है? तो हमारी बॉडी में दो ही टाइप की रिएक्शन चल रही है, या तो टूटने वाली या जुड़ने वाली, ठीक है? हाँ, और इनके चलने की भी एक रेट होती है, दर होती है। समझ, ऐसे नहीं दर 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 भाग रही हैं या बहुत स्लो चल रही हैं ना, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही हैं। और जिन इंसान के अंदर इनकी स्पीड ज्यादा है या कम है, समझ लो बीमार हैं, ठीक है? जिनका बीएमआर बहुत ज्यादा होता है, उनकी बॉडी में हीट जनरेट होती है, उनको कितना भी खिला दो सब बर्न हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट चल रही है और हीट की फॉर्म में वो सारा एनर्जी बर्बाद हो रही है। तो उनको कितना भी खिला दो, एकदम सूखे पहलवान रहेंगे, बिल्कुल डेवलपमेंट ही नहीं होगा उनके अंदर, एकदम ढांचा रहेगा बॉडी का। कितना भी खिला दो, कितना भी खिला दो, 10-10 रोटियां खिला दो, दिन रात खिलाते रहो, बिल्कुल सूखे सूखे ढांचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट चल रही है, एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है। कई लोग ऐसे होंगे, यार खा ही नहीं पाते यार, एक रोटी खाते हैं तो फैट बढ़ जाता है, एक रोटी खाते हैं तो पेट निकल आता है, एक रोटी खाते हैं तो वजन बढ़ जाता है,
मन करता है ये भी खा लो वो भी खा लो, पर खा ही नहीं पाते हैं भाई। क्यों? यार बीएमआर बहुत स्लो है, यानी बॉडी के अंदर जो कैटोर है ना चल रहा है वो धीमे चल रहा है, इतना धीमे चल रहा है कि जो भी खाते हैं वो टूटता ही नहीं, मतलब उसका एनर्जी में कन्वर्जन ही नहीं हो रहा, फैट की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो हम परेशान रहते हैं, थके रहते हैं और मोटापा बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्लो भी नहीं होना चाहिए भाई, ना तेज होना चाहिए, ये मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, और उसमें मेंटेन करने में जिम का कोई रोल नहीं होता, रोल होता है योगा का। मेंटेन करने के लिए आपको ग्लैंड्स को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, और ग्लैंड्स अगर आपकी स्ट्रांग हो गई तो आपको, समझ रहे हो ना, हाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्लैंड्स को बढ़िया रखो, हार्मोन अगर सब बढ़िया निकलते रहेंगे तो तुम ना कभी मोटे होगे ना कभी पतले होगे, एकदम मेंटेन रहोगे एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तभी तो जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है उससे मसल्स बनती हैं, पर योग से ग्लैंड्स आपके स्ट्रांग होते हैं, सीक्रेशन आपके कंट्रोल होते हैं, जो बॉडी को अंदर से बाहर से ब्रेन से सब तरीके से एकदम बेहतरीन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? हाँ, तो बीएमआर मेंटेन करने का तरीका मैंने बता दिया बेटा। बी देखो, आप अगर बहुत हैवी एक्सरसाइज करोगे तो पतले हो जाओगे, फिर डबल फिर मोटे हो जाओगे। ठीक है, डाइटिंग करोगे तो पतले हो जाओगे, फिर अचानक से फिर मोटे हो जाओगे, क्योंकि आपने बीएमआर को कंट्रोल नहीं किया। आपने डाइटिंग करके या फिजिकल एक्सरसाइज करके, ठीक है, टेम्परेरी काम किया, परमानेंट काम एक ही है, ग्लैंड्स पर काम करो। ठीक है, सिक्रेशन पर काम करो, हार्मोनल चीजों को मेंटेन करने पर काम करो, वो योग से होता है। ठीक है, हाँ समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सी बात है, तो ये होता है बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन। यहां तक कोई डाउट है? इसको हटाना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए। पहले क्या करते थे ना, हम लोग पढ़ाते थे बोर्ड पर, जो लिखते थे वो मिटा देते थे फिर। ठीक है, वही तो होता था। ठीक है, अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जो लिख रहे हैं वो स्टोर भी होता जा रहा है। ठीक है, हाँ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पर पहले की कंडीशन अलग थी। ठीक है, चलो, तो यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, समझ रहे हो, हाँ फंगस हो, बैक्टीरिया हो। ठीक है, प्रोड्यूस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना। सेकेंडरी सब में नहीं बनते, समझाता हूं मैं अभी, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। जैसे, हो सॉरी सॉरी, जैसे चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, एटसेट्रा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके अंदर बनते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ध्यान रखना एनिमल्स के अंदर नहीं बनते। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनिमल्स के अंदर नहीं बनते, और सबके अंदर बनेंगे, प्लांट में बनेंगे, फंगस में बनेंगे, बैक्टीरिया बनेंगे। ठीक है, पर एनिमल्स में नहीं बनते। समझ रहे हो? प्रोड्यूस ओनली इन, प्रोड्यूस्ड ओनली इन प्लांट, फंगस एंड बैक्टीरिया। कहां पर नहीं होंगे? एब्सेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनते, नहीं मिलते, ओनली प्लांट्स, फंगस और बैक्टीरिया के अंदर। ये डिफरेंस है, इसी डिफरेंस पर क्वेश्चन आएगा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, सब के अंदर बनते हैं, पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनिमल के अंदर नहीं बनते। समझे? अब तुम्हें एक चीज बताता हूं। ठीक है, अब तुम गांव से रिलेशन रखते हो। ठीक है, देखा होगा गांव के अंदर भाई आप जानते हो प्लांटों के लिए बड़ी समस्या है, कभी कीड़ों का अटैक होता है, कभी बैक्टीरियल का अटैक होता है, कभी बहुत सूखा पड़ गया, कभी आंधी तूफान आ रहा है। ठीक है, कभी आप मतलब बहुत सारे उसको स्ट्रेस मिलते हैं, चाहे वो बायोटिक स्ट्रेस हो,
चाहे एबायोटिक स्ट्रेस हो, प्लांट को झेलना पड़ता है बहुत सारी चीजों को। तो जब प्लांट अनफेवरेबल कंडीशन से गुजरते हैं, उन स्ट्रेस से गुजरते हैं, समझना मेरी बात, हाँ, तब अपने को बचाने के लिए, अपने सपोर्ट के लिए, बचाने के लिए कुछ बनाते हैं, ठीक है। उनको भी नहीं पता क्या बना रहे हैं, अचानक से कुछ बनाना चालू कर देते हैं उस अपने को बचाने के लिए उस स्ट्रेस से, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट या कोई भी फंगस या बैक्टीरिया तब रिलीज करते हैं जब वो किसी स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इनका ग्रोथ में, इनका रिप्रोडक्शन में, इनका डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है, मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है, ये तो इमरजेंसी में अनफेवरेबल कंडीशन में बनाते हैं, उनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और ह्यूमन चालाक है, ना भैया बढ़िया बढ़िया चीज बन रही है, ठीक है, ये तो गोंद रेजन बना रहा है भाई, ये तो ठीक है, ये तो समझ रहे हो ना, हाँ पिगमेंट बना रहा है लाइट, डिफरेंट टाइप के लाइट से बचाने के लिए, ये तो समझ रहे हो, ड्रग्स बना रहा है भाई, आपके लिए ड्रग्स हैं वो, प्लांट के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो प्लांट अपने अंदर से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है अपने को बचाने के लिए उन अनफेवरेबल कंडीशन से, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। समझे? आया समझ में मेटाबोलाइट्स क्या है? इट इज अ केमिकल, ये केमिकल्स हैं जो प्लांट इमरजेंसी में अनफेवरेबल कंडीशन में अपने को बचाने के लिए रिलीज करता है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। चाहे वो गंध वाले सब्सटेंस हो जिनको आप परफ्यूम में यूज कर सकते हो, आप इसको यूज करते हो अपने काम के लिए, पर प्लांट अपने प्रोटेक्शन में इन केमिकल्स को बनाते हैं, चाहे वो पिगमेंट्स हो, चाहे वो एल्केलॉइड्स हो, समझ रहे हो ना, चाहे वो टर्पिन्स हो, चाहे वो रेजिन हो, चाहे वो गम हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ, ठीक, कुछ टॉक्सिन्स भी बनाते हैं प्लांट अपने को बचाने के लिए, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। इनका ग्रोथ से, डेवलपमेंट से, रिप्रोडक्शन से किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने को बचाने के लिए बनाते हैं भाई, बस, जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो समझ में आया नहीं आया पहला पॉइंट, यस या नो? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन में, ये इन्वॉल्व नहीं होते मेटाबॉलिक रिएक्शन में। तो एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना है आपको, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, involved in metabolic reaction, not involved in metabolic reaction, not involved in metabolic reaction, मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, ये इन्वॉल्व होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की बात करता हूं, उनका रोल क्या होता है, रोल कहां पर है इनका, रोल क्या है इनका, रोल बहुत सारी जगह है, ठीक है। रोल इन रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, एटसेट्रा, सब जगह रोल है। पर इन बेचारों का रोल सिर्फ सपोर्ट के लिए, रोल क्या है इनका, रोल ओनली सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ओनली सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट, क्योंकि अपने को अनफेवरेबल कंडीशन में बचाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, हाँ। अब ये बनते कब है, तुम्हें देखा होगा, पहले लैग फेज होती है, फिर ग्रोथ फेज आती है, लॉग फेज कहते हैं, फिर स्टेशनरी फेज आती है, ठीक है। तो ये तो आप जानते भी होगे, ग्रोथ कर्व आपने पढ़ा होगा किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का, वही पहले लैग फेज आती है, फिर लॉग फेज, जिसको ग्रोथ फेज कहते हैं, ग्रोथ फेज आती है, फिर स्टेशनरी फेज आती है, स्टेबल, जिसमें ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। तो ये तो आप जानते ही भी होंगे, ये ग्रोथ फेज होती है, यहां से यहां के बीच में ये फेज जो दिख रही है ना, ये ग्रोथ फेज है, ठीक है। तो अगर मैं कम से कम कहूं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ फेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन ग्रोथ फेज,
जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अगर मैं बात करूं, ये भाई ग्रोथ से तो उनका कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ, ग्रोथ से इनका कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है, लैग फेज से कोई मतलब नहीं है, लॉग फेज से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब स्टेशनरी फेज आती है, ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है इनकी, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। ये कौन सी फेज है? स्टेशनरी फेज। प्रोड्यूस इन लेस क्वांटिटी ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज। ठीक है, स्टेशनरी फेज। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए स्टेशनरी फेज फॉर प्रोटेक्शन। समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है, कहां कहां बनते हैं, किस अवस्था में बनते हैं, ठीक है, किसमें इनका रोल है, किसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और ये इमरजेंसी में बनते हैं। जैसे मैं बता भी दूं आपको, ठीक है, मैंने एक डायग्राम डाला हुआ है। जैसे ये मानो प्लांट है, अब इस प्लांट पर आप भाई इंसेक्ट का अटैक होगा, ठीक है, लाइट का अटैक होगा, फंगस का अटैक होगा, बैक्टीरिया का अटैक होगा, समझ रहे हो? कई टाइप के अटैक होते हैं सॉइल से, ठीक है, बायोटिक जो चीजें होती हैं उनका अटैक होगा। तो कई टाइप के अटैक होंगे। इन अटैक के दौरान ये बनाते हैं टर्पिनॉइड्स, फिनॉल्स, समझ रहे हो, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड, आप समझ रहे हो, जो इनको इन अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इन पैथोजन से बचाने का काम करते हैं। ये सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। समझ में आया? जो इन प्लांट को बचाने का काम करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, समझ रहे हो, ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज, क्योंकि ग्रोथ से इनका कोई रोल ही नहीं है, डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन इनसे कोई मतलब ही नहीं है, बस इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब वापस आ जाओ, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल बताओ। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल तो समझ में आएंगे, सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, जैसे कार्बोहाइड्रेट, या शुगर लिख सकता हूं मैं, या कार्बोहाइड्रेट लिख दो। ठीक है, जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, ठीक है, जैसे लिपिड एटसेट्रा, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा, ये सारे के सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं जो आप पढ़ते हो। यस, जो आप डिटेल में पढ़ते हो, ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ऑल आर। ठीक है, ये सब क्या है? ऑल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो इनके एग्जांपल के लिए एनसीईआरटी ने पूरी टेबल दे रखी है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसके एग्जांपल हैं, क्योंकि इसके एग्जांपल से ही क्वेश्चन हर साल आपको मिल जाता है। पूरा मैंने समराइज कर दिया एक ही स्लाइड पर। भाई ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं, ये एनिमल में नहीं बनते और सबके अंदर बनते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं करते। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, ये नहीं करते, सपोर्ट के लिए होते हैं। ये ग्रोथ फेज के दौरान बनते हैं, क्योंकि इन सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनका इनमें पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो ग्रोथ फेज के दौरान नहीं बनते। स्टेशनरी फेज, जब कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है, उस दौरान अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोड्यूस इन लेस क्वांटिटी ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज फॉर प्रोटेक्शन, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं। हाँ, यहां पर सब चीजें आ जाएंगी, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, लिपिड एटसेट्रा, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा। पर यहां अगर मैं बात करूंगा तो स्पेसिफिक आपको टेबल याद रखनी है, जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है, फिक्स है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है टेबल, ये टेबल है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एकदम मस्ती से पढ़ो, हर चीज को याद करते हुए पढ़ो। ठीक है, हाँ, तो आप बताओ यहां तक कोई डाउट?
यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नहीं, लॉग फेज, लैग फेज आती है, स्टार्टिंग वाली फेज होती है, फिर लॉग फेज होती है, वो ग्रोथ फेज होती है, फिर स्टेशनरी फेज होती है। यहां तक कोई डाउट? कुछ भी डाउट है तो बताओ। नो सर। चलो, अब बात आती है सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे नॉर्मल पिगमेंट्स मैंने बताया ना, प्लांट जब ऐसी लाइट, ऐसी अल्ट्रावायलेट रेज आ जाएंगी जो प्लांट के क्लोरोफिल को ही नुकसान पहुंचा दें, तो प्लांट तो मर लेगा ना। तो उससे बचाने के लिए प्लांट कुछ पिगमेंट्स भी बनाते हैं अपने डिफरेंट टाइप के लाइट्स को अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो होते हैं कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, जिनको हम अपने यूज में ले लेते हैं, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन विटामिन ए होता है, हमारे एक मतलब की चीज है, पर प्लांट अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाता है। एंथोसाइनिन ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है, ये प्लांट अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाता है, पर हम अपने यूज में ले लेते हैं इनको, ठीक है। तो पिगमेंट कौन कौन से? कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स हैं, और एंथोसाइनिन ब्लू कलर के होते हैं, ये पिगमेंट है, प्रोटेक्शन में आते हैं। एल्कलॉइड्स, जब मैं आपको पढ़ाता हूं ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर, तो पूरा चैप्टर ही है इसके ऊपर। हाँ, जैसे ओपियम पोपी, पपाइवर सोमनिफरम, ठीक है, जो अफीम होती है, उसका मेन एल्कलॉइड्स, जो मेन उसमें जो एल्कलॉइड होता है वो मॉर्फिन होता है, और मॉर्फिन के ही वो एल्कलॉइड है मॉर्फिन, और उसी एल्कलॉइड के कई डेरिवेटिव होते हैं, वो ऑल आर एल्कलॉइड, जैसे मॉर्फिन से कोडीन बनती है। हाँ, मॉर्फिन से कोडीन बनती है, यस। मॉर्फिन से हशीश, मॉर्फिन से क्या नाम है, कोडीन बन गई। ब्राउन सुगर, ठीक है, ब्राउन सुगर भी इसी से बनती है। हेरोइन इसी से बनती है, समझ रहे हो? ऑल आर ठीक है एल्कलॉइड्स। तो मेन एल्कलॉइड्स कौन सा है? मॉर्फिन, फिर कोडीन, ठीक है, हेरोइन, ब्राउन सुगर, ठीक है। तो सब क्या है? एल्कलॉइड्स, जो हम ड्रग्स में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो एल्कलॉइड्स। तो ये भी प्लांट का बनाते हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन डाइटर्पिन, इसमें क्वेश्चन आता नहीं है क्योंकि सिंपल है, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स, ठीक है। असेंशियल ऑयल, मैंने बताया कई प्लांट अपने आसपास कुछ एरोमा क्रिएट करते हैं जो मक्खी मच्छर या टाइप की डिफरेंट टाइप की चीजों से बचाने के लिए होते हैं, पर हमारे यूज के हैं, हम यूज में लेते हैं इसको, ठीक है, ह्यूमन यूज में आते हैं। तो लेमन ग्रास ऑयल देखा होगा, बहुत जगह यूज होता है, ये असेंशियल ऑयल्स हैं। हाँ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर आया हुआ है टॉक्सिन्स के ऊपर, बहुत बार आया हुआ है, अभी मैं पीवाईक्यू भी कराऊंगा, हर बार पीवाईक्यू में ऐड करता जा रहा हूं, क्योंकि इस बार मैं क्लास में ही पीवाईक्यू टॉपिक वाइज कराने वाला हूं, टॉपिक वाइज, बिल्कुल जो टॉपिक करा रहा हूं उसमें आए हुए अब तक पीवाईक्यू 10 साल के, उसमें अच्छे क्वेश्चंस नीट एडवांस के, मतलब मैं इतना करा दूंगा कि परफेक्शन बढ़िया आ जाएगा, ठीक है। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स की बात करता हूं तो एब्रिन और रिसिन, एब्रिन और रिसिन ये दो टॉक्सिन्स हैं, ध्यान रखने हैं। एब्रिन और रिसिन ये टॉक्सिन्स हैं, प्लांट अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हमारे यूज में आ जाते हैं। लैक्टिन्स में आता है कॉन्किनाविलिन ए, कॉन्किनाविलिन ए ये लैक्टिन्स हैं, कॉन्किनाविलिन ए ये लैक्टिन्स हैं, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं इमरजेंसी के टाइम पर लैक्टिन्स को। हाँ, लैक्टिन्स को एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, वैसा कोई रोल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन तो कहीं सपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है। अगर मैं कॉन्किनाविलिन ए की बात करूं तो लिख देता हूं मैं, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। क्वेश्चन आता नहीं है, बस तुम्हें ना ये एग्जांपल पूछे जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स, यस। ये जो दिख रहा है ना, इट इज अ पॉइजन, ये तो पॉइजन है। या सेल साइकिल इनहिबिटर की तरह हम इनको यूज भी करते हैं, ठीक है। ये ड्रग्स हैं, एंटी कैंसरस ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग, विन ब्लास्टिन और कुरकुमिन। भाई कुरकुमिन तो आप जानते हो हल्दी में मिलता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आज की डेट में,
और मैं सबसे कहूंगा अभी हरी हल्दी जो मिलती है ना, हरी हल्दी जो आती है अदरक की तरह होती है, कद्दूकस से घिस के आप यूज करो, दूध में डाल के लो उसको, पानी में बॉईल करके लो उसको, ठीक है। ये मतलब आज के इस युग में जब कैंसर बुरी तरह से फैल रहा है, सबको लेना चाहिए। कुरकुमिन बहुत बेहतरीन एंटी कैंसरस है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। नारियल पानी में डाल करके कुरकुमिन लो, ठीक है। कुरकुमिन के संग आप काली मिर्च भी डालो, एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है कुरकुमिन का। कुरकुमिन बहुत मतलब सुपर एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट जो एंटी एजिंग की तरह काम करता है। मतलब ये तो इसके फीचर्स में क्या बताऊं, अपने इंडियन कल्चर में युगों मतलब बहुत समय से, राजा महाराजा के युग थे तब से यूज होती आ रही है। वुंड को हील करने में यूज होती है, कट लग जाते हैं वहां लगाते हैं लेप की तरह, सुंदरता में यूज होती है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती है, ठीक है। सूजन नहीं, चोट लग जाती है तो हल्दी का दूध पिलाया जाता है कि सूजन कम हो जाए, मतलब सुपर एंटी एजिंग का काम करती है, एंटी कैंसरस है भाई। इसकी प्रॉपर्टी की तो मतलब किताबें लिख दी जाए, आती हैं किताबें, ठीक है। तो अल्टीमेट है कुरकुमिन, हल्दी के अंदर होता है। और बिन ब्लास्टिन बिन क्रिस्टिन, ये सदाबहार का प्लांट आता है ना, उसके अंदर होते हैं कंपोनेंट, एंटी कैंसरस कंपोनेंट है। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर गम, आगे रबर है, गम है, सेल्यूलोज है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, ठीक है। रेजिन्स निकलते हैं जो, ठीक है। तो ये सब क्या है, इट इज ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्टेशनरी फेज ओनली फॉर प्रोटेक्शन। इनका कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन में रोल नहीं है, प्रोटेक्शन में काम आते हैं। ये तुम्हें याद रखने हैं बेटा, ये तो मैं पूछूंगा भी, मैं कल की क्लास में भी पूछूंगा तुमसे। यहां तक बताओ मुझे, यहां तक बताओ। मैरी जुआना तो मैं ड्रग्स में पढ़ाऊंगा बेटा, मैरी जुआना अलग है। हेल्दी स्किन के लिए तो पानी पियो, 6 लीटर के आसपास पानी पियो, स्किन हेल्दी रहेगी। विटामिन ई इनटेक कर लो, हाँ, विटामिन ई और पानी। टेलीग्राम आईडी कल के लेक्चर में मैंने तुम्हारी टेलीग्राम आईडी बनाई है, उसको मैं डाल दूंगा, ठीक है, हाँ। उस आईडी पे डाल दूंगा, कल के लेक्चर में मैंने ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तुम लेक्चर देखोगे तो मिल जाएगा उसमें, टेलीग्राम आईडी स्कैन कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां मैं डाल दूंगा आज, ठीक है। और कल वाले लेक्चर में मैं लगा भी दूंगा टेलीग्राम आईडी अगर मुझे लगेगी तो, ठीक है। या मैं अगर ऐड कर सकता हूँ तो लास्ट में भी ऐड कर दूंगा, मैं दे कर ही देता हूँ ऐड। मैं ऐड कर ही देता हूँ, मेरे पास पड़ा है उसका। हाँ, ये आ गया। ये आप इसको स्कैन कर लेना, टेलीग्राम चैनल जो आपके बैच के लिए बनाया गया है, इसको आप स्कैन कर लेना। और ये सारे बच्चों को एक फॉर्म फिल करना है, ठीक है, मतलब उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए है। एक टीम बनाई गई है जो बच्चों से रिलेटेड जो भी क्वेरी कुछ है, मतलब इसके अंदर आपको स्कैन करके फिल कर लेना इसको। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इस पर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप ही का ग्रुप है तो इस पर मैं इसको शेयर कर दूंगा सारे, मतलब अभी 2-3, जब तक शायद तुम नहीं समझ पा रहे होगे ऐप को, तब तक इस पर मैं सिंपल तरीके से डाल दूंगा 1-2 लेक्चर, ठीक है। बाद बाकी के तब तक तुम्हारा वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 5 लीटर पानी पियो बेटा, पानी बॉडी के टॉक्सिक चीजों को निकाल देता है, मतलब सिंपल सी बात है यार, ठीक है। बॉडी में टॉक्सिन को डिपॉजिट मत होने दो, ठीक है, समझ रहे हो ना, हाँ। बाहर का खाना छोड़ दो, ठीक है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद, ये ज्यादा खाओ, पानी ज्यादा पियो। सिंपल सी, टॉक्सिक मिनरल बाहर निकल जाएगा यूरिन से। आपकी यूरिन मतलब आपकी स्किन में कभी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्लो करेगी, चमकेगी। और योगा एक्सरसाइज करो, पसीना बहाया करो, अपने आप स्किन ग्लो करेगी, ठीक है। चलो, इसको मैं इसी में ऐड कर दिया है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक डाउट नहीं है तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बता कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अरे क्वेश्चन छोटा है क्या, दिख रहा होगा वैसे। जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 ऑप्शन बताओ। नहीं नहीं बेटा, इन्फिनिटी में क्या क्या ऐड करवाओगे बेटा?
इन्फिनिटी प्लस के अंदर सीबीटी होम टेस्ट सीरीज इन्फिनिटी प्लस के अंदर है, इन्फिनिटी में नहीं है। हाँ, जो टेस्ट सीरीज है बेटा वो आपको अलग से लेना होगा। टेस्ट सीरीज तो अलग से है। टेस्ट सीरीज इसमें मतलब इसमें बैच इंक्लूड होते हैं इन्फिनिटी के अंदर, पास्ट बैच, फ्यूचर बैच, जो भी बैचेस आएंगे वो सारे इंक्लूड हैं। कंटेंट इंक्लूड नहीं था बाय फॉल्ट, मतलब समझो कि कंटेंट के अंदर चारों एडवांस और दो आपके डोपा इन्फिनिटी वालों को इंक्लूड हो गए। हाँ, जिनके पास इन्फिनिटी नहीं है वो परचेज कर सकते हैं कुछ तरीके से, ठीक है। इन्फिनिटी प्लस के अंदर सब कुछ है, ये सारा है। प्लस इन्फिनिटी प्लस में मतलब एक स्पेशल टीचर्स के थ्रू 24 घंटे टीचर्स आपको डाउट देंगे, उसमें शिफ्ट बनी हुई है टीचर्स की, ठीक है। पर्सनलाइज डाउट है वहां पर इन्फिनिटी प्लस के अंदर। और जो टेस्ट सीरीज है घर के बच्चों के घर तक पहुंच रही है, मतलब उसमें थोड़ा सा और एडवांस चीजें हैं। मतलब वहां डाउट वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, मतलब वो एक टीचर्स के लिए अपॉइंट किए गए हैं इन्फिनिटी प्लस के लिए। हाँ, तो उसका कॉस्ट पड़ता है अलग से। चलो, यहां तक मैं तुमसे ये दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स दो। एक ने भी रिस्पॉन्स हाँ अब देना चालू किया, ठीक है, बिल्कुल सही, सही बच्चा बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है उसने। असेंशियल ऑयल लाइक लेमन ग्रास ऑयल आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, नो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूट पैरामिडिन, भाई प्यूरिन है, एडी एजी प्यार से प्यूरिन, गलत हो गया। GLUT4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, यस ये मैं पढ़ाने वाला हूं अभी, ठीक है। प्रोटीन आर, ठीक है, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, नहीं गलत हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता इसके अंदर, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड प्ले नोन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का रोल पता है, सेकेंडरी का नहीं पता। अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबॉडीज, colored pigments, sand, gums, spice, these are called primary. No, it is secondary metabolites. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन लगा दोगे। यहां पर भी थर्ड ही आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट। मार्क द इनकरेक्ट मैच पेयर, जरा बताओ। प्राइमरी मेटाबोलाइट राइबोज, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंथोसाइनिन, प्रोटीन इंसुलिन, है ना, और सेल्यूलोज हेट्रोपॉलीमर। अच्छा ये थोड़ा सा हटके, मतलब इसमें क्वेश्चन आया हुआ था, डाल दिया है मैंने, तो बताओ जरा। इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने, इनकरेक्ट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स राइबोस, यस। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंथोसाइनिन, ये भी ठीक है। प्रोटीन इंसुलिन प्रोटीन होता है। सेल्यूलोज हेट्रोपॉलीमर है, नो होमोपॉलीमर है, मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। हेट्रो नहीं है, होमोपॉलीमर है, मैंने डाल दिया है, आगे काम आएगा ये, ठीक है। फाइंड द रॉन्गली मैच पेयर, रॉन्गली मैच पेयर। प्रोटीन GLUT4 प्रोटीन होती है जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है। असेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल है, यस लेमन ग्रास ऑयल होता है, ये भी ठीक है। ड्रग्स बिन ब्लास्टिन बिन क्रस्टिन, ठीक है, ये भी ठीक है। ड्रग्स बिन, हाँ ठीक है, पर ड्रग्स में एब्रिन लिख दिया, इट इज अ टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन्स हैं, ये टॉक्सिन्स हैं, ध्यान रखना, इट इज अ टॉक्सिन्स। ये PYQ है बेटा, ये 2001-2019 में आया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट, कौन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। रबर गम, मॉर्फिन, कोडिन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, भाई ये तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। कॉन्केनाविलिन ए इज अ, क्या है कॉन्केनाविलिन ए, अभी होता है लैक्टिन्स होते हैं, एल्कलॉइड नहीं होते, एसेंशियल ऑयल नहीं होते, पिगमेंट्स नहीं होते, आप जानते हो, इट इज अ लैक्टिन्स, इट इज अ लैक्टिन्स, सी होगा इसका। देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटिन, ठीक है, हाँ, और स्ट्रेचिनिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस बाय प्लांट फॉर देयर डिफेंस एक्शन, बताया ना, प्रोटेक्शन। देखो नीट में क्वेश्चन भी आ गया इसके ऊपर, जबकि एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। और कब आया, 2020 में आया हुआ है। मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट में क्यों बनते हैं, डिफेंस, प्रोटेक्शन, अपने को बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बनते हैं, ये ऑप्शन आ जाएगा। Identify the incorrect pair. Drugs, resin,
ये तो टॉक्सिन्स हो गया, यही इनकरेक्ट है। एल्कलॉइड्स ठीक है, टॉक्सिन्स एब्रिन रेसिन होते हैं, ये भी ठीक है। तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया? ए इनकरेक्ट हो गया। अच्छा 2023 मणिपाल में आया हुआ है। टर्पेनॉइड्स, लैक्टिन्स, एल्कलॉइड्स, टॉक्सिन्स, जरा बताओ, तुम बताओ। एल्कलॉइड, एल्कलॉइड मॉर्फिन कोडिन तो एल्कलॉइड्स हो गए। डाइटर्पिन्स टर्पेनॉइड्स हो गए, मोनोटर्पिन डाइटर्पिन सिंपल है, ठीक है। एबरिन रेसिन टॉक्सिन्स हो गए, और कॉन्कनाविलिन ए लैक्टेंस हो गए तुम्हारे सामने। तो दूसरा और चौथा मैच कर रहे हैं, तीसरे का पहला, फोर्थ ऑप्शन आ गया, फोर्थ ऑप्शन आ गया, बिल्कुल सही बेटा, एब्सोल्युटली राइट। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, कुछ भी डाउट, कैसा भी डाउट। अभी एनसीईआरटी क्लियर करूंगा आपकी, मैं तब आगे बढ़ूंगा। कार्बोहाइड्रेट तब कराऊंगा, पहले मैं एनसीईआरटी भी इसकी क्लियर कराऊंगा, मतलब हर चीज को ठोक ठोक करके ब्रेन में सेट करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। आपका बेसिक क्लियर हो गया कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैंने प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स करा दिए, एनसीईआरटी कल की मैंने करा दी थी, आज की मैं एनसीईआरटी साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद तीसरा मैं स्टार्ट करूंगा कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा, उसके ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, सेम पैटर्न चलेगा, एनसीईआरटी फिर क्वेश्चंस, ठीक है, सेम यही पैटर्न लेके चलूंगा, ठीक है। अब आ जाओ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मोस्ट एग्जिस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री deal with isolating thousands of compound, ठीक है, small and big form living organism, determine their structure and if possible synthesizing them. If one, ठीक है, were to make a list of biomolecules such as list, ठीक है, would have thousands of organic compound including amino acid, sugars etc. For reason that are giving in section, ठीक है, we can all these biomolecules are metabolites, ठीक है। अब आ जाओ, in animal tissue one notice that presence of all such category of compounds so in figure 9.1 these are primary metabolites, यानी हम यहां बात कर रहे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की अगर मैं बात करूं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके अंदर अमाइनो एसिड, शुगर एटसेट्रा इंक्लूड होते हैं, ठीक है। हाँ, बायोमोलिक्यूल की लिस्ट में पाए जाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन में इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। हाउएवर व्हेन वन एनालिसिस प्लान, और सबके अंदर मिलते हैं, सबके अंदर, ठीक है, लिविंग फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हाउएवर व्हेन वन एनालिसिस प्लांट, फंगस एंड माइक्रोब्स, अब दो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्लांट, फंगस और माइक्रोबियल सेल, ठीक है, वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अदर देन दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। वही प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को छोड़ करके इनमें कुछ और भी चीजें बनती हैं, जैसे एल्कलॉइड्स, फ्लैविनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कलर्ड पिगमेंट्स, सैंड्स, गम, स्पाइस एटसेट्रा, ये क्वेश्चन वहीं से लिया है मैंने। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इन सबको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। कुछ इस टेबल में दे रखे, कुछ इस टेबल में नहीं दे रखे। कौन कौन से नहीं दे रखे टेबल के अंदर, ठीक है, सैंड्स नहीं दे रखे, गम्स नहीं दे रखे, स्पाइस नहीं दे रखी, गम्स दे रखा है, स्पाइस नहीं दे रखी, ठीक है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स नहीं दे रखे, फ्लैविनॉइड्स नहीं दे रखे, ठीक है, ये इसमें यहां दे रखे, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। While primary metabolites have identifiable function and play known role in normal physiological process, भाई इनका तो पता है हमें, क्योंकि रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। we do not at the moment understand the role of function of all secondary metabolites। हाँ, इसका रोल हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि अपने को बचाने के लिए ये निकालते हैं, अब कैसा क्या इनका रोल है पता नहीं। However, many of them are useful to human welfare। अब कई इसमें है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम अपने यूज में ले लेते हैं इनको, ठीक है, इन सबको हम अपने यूज में ले लेते हैं। Some secondary metabolites have ecological importance, हम जानते भी हैं भाई, कई की तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जो सपोर्ट, वैसे प्लांट सेलुलोज है, सेलुलोज की इकोलॉजिकल सपोर्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इन द
later chapter and year you will learn more about this. ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाओ बायोमोलिक्यूल्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब एनसीईआरटी में आगे बायोमोलिक्यूल्स के बेसिक क्या रहे फिर दे रखा है, जो मैंने कल की क्लास में करा दिया था। ठीक है, मैं करा देता हूं। देयर इज वन, ठीक है, फीचर्स कॉमन टू ऑल दोस कंपाउंड फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल मतलब फिल्ट्रेट की बात चल रही है। दे हैव मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 18 से लेकर के 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली, ये लिखा दिया है मैंने। ऑल आर माइक्रोमोलिक्यूल। द एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या क्या मिलेगा इनके अंदर एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर? एसिड सॉल्युबल पूल में क्या मिलेगा? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड्स। These classes of compound with the exception of lipid, ध्यान रखना है, exception of lipid have molecular weight in the range of, इसको छोड़ करके इन सब का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 10,000 डाल्टन एंड एवब, यानी मोर देन 10,000 डाल्टन। समझ में आ गया? जब आपने चीज को फिल्टर फ्रैक्शन बनाया, एक एसिड सॉल्युबल एक एसिड इनसॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल पूल में तो क्या मिल रहा था आपको? शुगर उगर सिंपल। जबकि एसिड इनसॉल्युबल पूल में 4 चीजें मिली, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड्स। पर लिपिड्स वेसिकल्स की फॉर्म में थे, लिपिड की फॉर्म में नहीं थे। ठीक है ना? एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, ठीक है, हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन इन एवब। यहां हमने लिपिड वेसिकल्स लिखा है, लिपिड वेसिकल्स का मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन है, पर लिपिड का लेस देन 800 डाल्टन है। फॉर दीज वेरी reasons, biomolecules, the chemical compounds found in living organism are of two type. One, those which have molecular weight less than, भाई एक क्या है जिनका molecular weight क्या है? less than 1000 dalton, less than 1000 dalton and are usually referred to micromolecule। मतलब 1000 से कम वाले को माइक्रो में काउंट कर रहे हैं, पर यहां लिख भी रहे हैं माइक्रो में कौन होंगे? 18 से 800, पर लेस देन 1000 वाले को माइक्रो बोल रहे हैं, क्योंकि माइक्रो के लिए 1000 से ऊपर चाहिए। ठीक है, और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स, while those which are found in the acid insoluble fraction are called macro molecule और बायोमोलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? one which have molecular weight less than 1000 dalton and are usually referred to as micro molecule or simply biomolecule, while those which are found in the acid insoluble fraction are called macromolecule। इनका molecular weight more than 10,000 डाल्टन होगा, मतलब इससे ज्यादा वाले ये उसमें काउंट हो जाएंगे। molecules in the insoluble fraction which exception of lipid, हर ध्यान रखना है, एक्सेप्शन ऑफ लिपिड सब जगह आएगा, आर पॉलीमेरिक सब्सटेंस। लिपिड को छोड़ करके सारे के सारे पॉलीमेरिक सब्सटेंस, यानी जो मोनोमर यूनिट के मिलने से बनते हैं। मैं लिख दे रहा हूं नोटेबल पॉइंट, पॉलीमेरिक। जैसे प्रोटीन पॉलीमेरिक है, प्रोटीन पॉलीमेरिक किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का पॉलीमर है प्रोटीन। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसका पॉलीमर है? सिंपल शुगर। तीसरा है न्यूक्लिक एसिड, किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स। पर लिपिड पॉलीमर नहीं है, क्योंकि लिपिड किसी भी चीज के पॉलीमराइजेशन से मिलकर नहीं बनता। लिपिड क्या है? वो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और एल्कोहल के एस्ट्रिफिकेशन से बनता है। ठीक है, लिपिड नॉन पॉलीमेरिक है। लिपिड क्या है? लिपिड नॉन पॉलीमेरिक है।
लिपिड नॉन पॉलीमेरिक है, यानी किसी के पॉलीमराइजेशन से नहीं बनता, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो, लिपिड इंक्लूडेड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा होता है, ठीक है। एंड प्रेजेंट नॉट ओनली अ सच बट ऑल्सो अरेंज इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन, मतलब मिलकर के नहीं, जैसे सेल मेम्ब्रेन बने होते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स, ठीक है। व्हेन वी ग्राइंड द टिश्यू, भाई लिपिड कहां होता है, सेल मेम्ब्रेन्स में होता है, एंड अदर मेम्ब्रेन्स में भी होता है। जब आप किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हो, तोड़ते हो, ठीक है, तो सेल स्ट्रक्चर टूटता है, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस, और ये क्या बनाते हैं, वेसाइकल्स बनाते हैं, विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, किसकी फॉर्म में होते हैं, वेसाइकल्स की फॉर्म में होते हैं, गेट separated along with the acids insoluble pool and hence in the macromolecular fraction। तो कहां देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, जबकि लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, क्योंकि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट तो 800 डाल्टन से भी कम है, पर मिलता कहां है, ये एसिड इंसॉल्युबल पूल में मिलता है। क्यों, क्योंकि वेसाइकल्स की फॉर्म में होता है। क्लियर, बिल्कुल। ये सब चीजें मैंने पहले बता दी हैं आपको। एनसीईआरटी ने इतनी लंबी राम कहानी लिख रखी है, हमने इसको क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में पहली स्लाइड में ही ऐड कर दिया सारा कंसेप्ट, मतलब सब कुछ ऐड है। GLUT4 वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी मैं समझाऊंगा, वो आगे आने वाला है, उसमें एक ऑप्शन दिया था इसलिए डाल दिया है मैंने। GLUT4 प्रोटीन है, जो प्रोटीन में पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। एक ऐसी प्रोटीन जो आप जब ग्लूकोज ज्यादा खाते हो या खाना खाते हो तो उस ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर लेकर के आती है, ट्रांसपोर्ट करती है, वो पढ़ाऊंगा डिटेल में, डायग्राम बना के समझाऊंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। यहां तक अब बताओ, कोई डाउट है किसी को? लास्ट एक स्लाइड और है। द एसिड soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition। भाई एसिड soluble pool में साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन देखने को मिलेंगे। These macromolecule form cytoplasm and organelles become acid insoluble fraction। जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो एसिड इनसॉल्युबल, मतलब एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेंगे, सिंपल सी बात है। Together they represent the entire chemical composition of living tissue or organism, ठीक है। In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class wise, we observe that water is most abundant chemical in living organism। yes, 70 to 90% अकेला वाटर ही होता है, 70 to 90% अकेला वाटर ही होता है। ये पार्ट मैं पूरा करा चुका हूं, यहां तक एक पार्ट हमारा आज फिनिश हो चुका है, मतलब कल बेसिक करा दिया पूरा मैंने, ठीक है। कल मैंने एनालिसिस करा दी, केमिकल कंपोजिशन कैसे करते हैं, ये पूरा इसमें आज एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी पूरी हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी हो गई, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे हो गए विद प्रैक्टिस। यहां तक मुझे बताओ कोई डाउट है? देखो करंट चैप्टर के साथ बेटा एक बच्चा पूछ रहा है, ओझा क्या क्या प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तुम करंट चैप्टर के साथ सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर उस चैप्टर के क्वेश्चन चाहे तुम नीट एडवांस से लगाना, चाहे तुम, ठीक है, डोपा से लगाना, कहीं से भी लगाना, ये बुकें आपको लगानी है, मास्टरी करनी है इन बुकों पर, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो मुझे जो लग रहे हैं वो मैं कराऊंगा, और डीपीपी आपको साथ मिलती जाएंगी, वो आपको करनी है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। हाँ, समझे? तो डीपीपी आपको करनी है, क्वेश्चन कुछ तो मैं तो कराऊंगा ही प्रैक्टिस यहाँ पर, डीपीपी आपको करनी है होमवर्क में, और चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आपको डोपा लगानी है पूरी, ठीक है, आपको नीट एडवांस लगानी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी मास्टरी हो जाएगी। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? डीपीपी आपकी अपलोड हो रही है बेटा आपके बैच में ही, रिवीजन मैं कराता जाऊंगा आपको, तो सिर्फ एक बार जो एनसीईआरटी मैं पढ़ा रहा हूं ना, अपने हाथों से अंडरलाइन करते हुए पढ़नी है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए, एनसीईआरटी पर मास्टरी करानी है मुझे कई तरीके से, ठीक है।
विटामिन ई बेटा एम्ब्रियो में होती है, जितनी भी अंकुरित दालें होती है ना उसमें विटामिन ई बहुत होती है। बिना छना हुआ आटा, क्योंकि उसमें भी एम्ब्रियो होता है, उसमें विटामिन ई होती है। कॉड लिवर ऑयल की टैबलेट्स आती हैं, विटामिन ई भरी हुई होती है उसके अंदर, ठीक है। विटामिन ई के तो बहुत सारे सोर्स हैं। हाँ, तत्वा के भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, बिल्कुल क्वेश्चंस के तो आपके पास जखीरा है, कर सकते हो। पर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, स्टैंडर्ड का मतलब ये तो आपको करनी ही है। इसके अलावा तो तुम्हें जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। डोपा आपको लगानी है, नीट एडवांस आपको लगानी है, क्योंकि धुरंधर बनाना है। जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये आपको करने हैं। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है और डीपीपी आपको लगानी है, ये होमवर्क में रहेगा। बैच अपग्रेड के लिए मैं आज आज बात करता हूँ, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा हो सकता है कि मंथन वाले बच्चों को अपग्रेडेशन का कोई मौका मिल जाए, कोई मतलब ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि वो अपग्रेड कर पाए अपने कोड वोड लगा करके। अच्छा, बच्चा लिख रहा है जिसने मंथन लिया है वो एक कोड है, कोड लगा करके 1000 रुपए में अपग्रेड कर सकता है। अच्छा, मैं और कंफर्म करता हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शॉर्ट बना के देता हूँ, ठीक है। सर मैसेज आया था बेटा, आप देखो मैसेज आया होगा आपके पास, बच्चा लिख रहा है कि अपग्रेडेशन का एक मैसेज आया किसी बच्चे के पास, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो एक मैसेज आया है, उसमें 1000 रुपए आप पे करके इसको अपग्रेड करा सकते हो। यस, 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 बहुत बढ़िया है फिर तो। बहुत बढ़िया, और ऐसा हो जाए तो बढ़िया है यार। सोचो। हाँ, पर जिसने शायद 3999 में लिया है वो अपग्रेड करा पाएगा। 2999 का तो ऑफर ये स्टार्टिंग में बच्चों के लिए लगाया गया है, ठीक है। जिसने 3999 में लिया है वो 1000 रुपए दे करके अपग्रेड करा सकता है। हाँ, 3999 वालों के लिए है। अच्छा, अच्छा। तो अभी मुझे लग रहा है जो ऑफर निकाला है 3999 वालों के लिए निकाला है, ठीक है, वो अपग्रेड करा सकते हैं। ठीक है, 2999 की मैं बात करूंगा, कुछ ऐसा कोड आ जाए, क्योंकि वो मतलब 7000 का बैच था इन्फिनिटी, जिसमें प्री एंड पास्ट के वो थे। अब उसको कम भी कर दिया है और सारे बुक भी उसमें फ्री कर दिए हैं, तो वो तो अपने में अल्टीमेट है इस समय, ठीक है। चलो, कभी कभी होता है ना। अच्छा, थैंक यू नहीं, अभी तो चल रहा है, अब हम कार्बोहाइड्रेट पर आ रहे हैं, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। हाँ, अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, बेसिक कराऊंगा कार्बोहाइड्रेट का आज मैं, ठीक है, और डिटेल्ड कार्बोहाइड्रेट कल से चालू होगा, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है, समझे। हाँ, डोपा नीट एडवांस सेपरेट भी ले सकते हो भाई, आप परेशान मत हो, डोपा और नीट एडवांस सेपरेट भी ले सकते हो। अब यहां आ जाओ भाई, कार्बोहाइड्रेट है क्या। अब नया टॉपिक चालू कर रहा हूं मैं। जितना मैं कराता जाऊं उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, बस ध्यान रखना, ठीक है। जितना सर कराते जा रहे हैं ना, उन सबके शॉर्ट शॉर्ट वीडियो भी बनाते जाऊंगा मैं, 3 मिनट का एक वीडियो, समझ रहे हो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का 2 मिनट का वीडियो, ठीक है। केमिकल एनालिसिस जो मैं स्टार्टिंग में कराया था सारी टेबल वाला, 2 मिनट का वीडियो बस। कार्बोहाइड्रेट का 4 मिनट का वीडियो, पूरा कार्बोहाइड्रेट कवर कर दूंगा। वो छोटे छोटे वीडियो, पर वो रिवीजन में काम आएंगे आपके, पढ़ने के लिए नहीं है, रिवीजन के लिए। डिटेल तुम्हें भाई कैसे बनते हैं अब मैं सिखाऊंगा तुम्हें, कि फ्यूरान रिंग कैसे बनती है, पारोन रिंग कैसे बनती है, ठीक है। पूरा बेसिक कम समझाऊंगा आपको, वो यही समझ में आएगा। यहां समझने के बाद जब रिवीजन करना हो तो आप वहां से कर लेना, ठीक है। वापस आ जाओ, ठीक है। वही वही मतलब एक तरीके से शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ ना, उसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, शॉर्ट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना, ठीक है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं, ठीक है, कार्बो मतलब होता है कार्बन, और हाइड्रेट मतलब होता है वाटर, समझना आया। हाँ, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर, कितना हाइड्रेटेड रहो, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ, इसका एक फॉर्मूला होता है CnH2 की होल पावर n, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्मूला होता है, कार्बन का नंबर क्या होगा n, H2O की होल पावर क्या होगी n, ये फॉर्मूला है जो लगभग सारे कार्बोहाइड्रेट पर एप्लीकेबल, मतलब मोनोसैकेराइड पर एप्लीकेबल होता है,
ठीक है, हाँ, लगभग सारे मोनोसैकेराइड पर एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट जब तुम डीएनए पढ़ाऊंगा तो डीएनए पढ़ाऊंगा डीऑक्सीराइबोस शुगर, उस पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, हाँ, एक्सेप्ट, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। एक मैं दिखा देता हूं आपको एग्जांपल देकर के, जैसे n इक्वल टू 6 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C6 भाई 6 दूनी 12, H12 6 आ गया, O6 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले को हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब आ जाओ, कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं जरा बताओ। हाँ, लिख देता हूं, चलो मैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब आ जाओ, कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? इट इज अ, कार्बोहाइड्रेट है क्या? इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी। कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है? पॉली, पॉली माने बहुत सारे, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी मैनी OH ग्रुप होंगे इसके पास। पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब हो गया OH, मैनी OH, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, समझना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं, समझे, हाँ, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली बहुत सारे, हाइड्रोक्सी OH, मैनी OH, ठीक है। एल्डिहाइड होंगे कीटोन, एल्डिहाइड तो समझते हो, एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप होगा इनके पास या कीटो ग्रुप होगा, CO ग्रुप होगा इनके पास, कीटो ग्रुप होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में कौन कौन आएंगे? एग्जांपल ग्लूकोज आएगा यहां पर, ग्लूकोज, जैसे गैलेक्टोज आएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज तो उसमें आ गया, हाँ, गैलेक्टोज, मैनोज, सब मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ये सारे सारे एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। कीटोन का एक बहुत सिंपल एग्जांपल है जो आपके सिलेबस में, फ्रक्टोज, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, समझ रहे हो, ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं, 4 मोनोसैकेराइड्स आपको याद रखनी है, ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप आता है, इन सब के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप आता है। जैसे अब मैं स्ट्रक्चर ही बना के दिखाऊंगा और याद भी रखना है आपको, कैसे याद रखना है भाई, ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन के होते हैं, 6 कार्बन, ये सारे सारे क्या है, 6 कार्बन, 6 कार्बन मोनोसैकेराइड्स हैं, ये भी 6 कार्बन, 6 कार्बन मोनोसैकेराइड्स हैं, सिंपल सी बात है।
अब जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं, ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेता हूं, कितने कार्बन होंगे? 6। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। ये सब बनाना सीखना होगा आपको, ये यही सीख पाओगे, ठीक है। ये आप रफ कॉपी रखो, 6 कार्बन की इस तरीके से चेन लिख लो, तो सिखाऊंगा पूरा, इनकी रिंग बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन, ठीक है। अब ध्यान रखना है, हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप पहले कार्बन पर लगा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप पहले कार्बन पर होता है, कीटो सेकंड कार्बन पर होता है हमेशा। तो यहां क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो H यहां पर आ गया, O यहां पर आ गया, CH हो गया, CH हो गया। हाँ, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या CHO डायरेक्ट लिख सकते हो आप, दोनों दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और जहां कीटोन सेकंड कार्बन पर होगा, कीटोन सेकंड कार्बन पर होगा, CHO यहां आ गया फर्स्ट कार्बन पर, सेकंड कार्बन लिख भी दे रहा हूं मैं। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, ये छठवां कार्बन। ये आपको बनाने आने चाहिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है और ये छठवां कार्बन है। ये नोट करो, हमेशा कैसे बनाओगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन पर होता है, कीटो ग्रुप हमेशा फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन होता है ऑलवेज। और थर्ड कार्बन फिक्स है, थर्ड कार्बन फिक्स है। थर्ड कार्बन पर ध्यान रखना है आपको, राइट साइड, ये राइट साइड है, यहां पर H होगा तो यहां पर OH होगा, बस। सेम यहां पर भी थर्ड कार्बन पर यहां पर H होगा तो यहां पर OH होगा, थर्ड कार्बन पर। मैं एकदम बनाना सिखा दे रहा हूं आपको एकदम परफेक्टली, जिससे कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। ये फिक्स है दोनों के अंदर, ये फिक्स है दोनों के अंदर, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ग्लूकोज हो फ्रक्टोज हो। 6 कार्बन की चेन बनाओगे, पहले कार्बन पर एल्डिहाइड, दूसरे कार्बन पर कीटोन, पहले कार्बन पर एल्डिहाइड, दूसरे कार्बन पर कीटोन, क्लियर बिल्कुल। हाँ, थर्ड कार्बन पर हमेशा H राइट साइड होगा, OH लेफ्ट, और ऐसे देखोगे तो ये लेफ्ट ये राइट हो गया, ठीक है, क्लियर है, ये फिक्स है। अब इसके अलावा जितने भी कार्बन होंगे उस पर OH हमेशा इधर आएगा, जैसे बचा हुआ ये ना, OH यहां पर आएगा, अरे भाई OH यहां पर आएगा, OH यहां पर आएगा और OH यहां पर आएगा, यहां पर CH2OH, CH2OH, ठीक। ऐसे यहां पर आ जाओ, सिंपल, यहां पर क्या आएगा, OH OH CH2OH, खत्म, बन गया स्ट्रक्चर, है सिंपल तरीका बनाना। हाँ, यहां फर्स्ट पे भी CH2OH आ जाएगा, CH2OH। ऐसे आपको स्ट्रक्चर सीखना है, मतलब ये स्ट्रक्चर आनी चाहिए बनाने आपको, ठीक है। फिर से मैं बैक जा रहा हूं, सबसे पहले हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने क्या काम किया जरा बताओ, सबसे पहला काम क्या था हमारा, सबसे पहला काम का 6 कार्बन की चेन है, पहले कार्बन पर एल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ग्लूकोज के केस में ये ग्लूकोज का एग्जांपल है, ये ग्लूकोज का एग्जांपल है। ये फ्रक्टोज का एग्जांपल है। स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अरे यार स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या था ग्लूकोज और फ्रक्टोज, लिखा जाएगा ये मुझे लग रहा है, ओके चलो लिखना ही पड़ेगा फिर से मुझे लगा बैक हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो रहा बैक, चलो ठीक है, ये छठवां कार्बन है, ठीक है, तुम्हारे सामने मैंने बताया क्या करना है, तीसरे कार्बन पर हमेशा यहां पर क्या होगा, H राइट साइड, इधर क्या होगा, OH, इधर भी क्या होगा H, इधर क्या होगा OH, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और स्टार्टिंग ऑफ यहाँ CH2OH, CH2OH,
इधर भी CH2 OH, वही फर्स्ट और लास्ट तो CH2OH होगा, CH2OH। अब जितने भी कार्बन है हमेशा राइट साइड पर क्या होगा, OH OH OH, तो लेफ्ट में क्या आएगा, H OH OH, सिंपल। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। चाहो तो लिख दो H H H H H, बस हो गया काम। ये तरीके से आपको सीखना है क्या स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, क्या स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का। थर्ड कार्बन कभी मत भूल जाना, थर्ड कार्बन पर H और H की पोजीशन चेंज होती है, ओनली थर्ड कार्बन पर। बाद बाकी केस में राइट हैंड पर OH और लेफ्ट हैंड पर H होता है। अब बताओ ये तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यहां तक बताओ ये बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, यस या नो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मतलब ये आपको आना चाहिए, टिप्स पर आना चाहिए, क्योंकि अभी मैं सिखाऊंगा आपका, ठीक है, कि कैसे रिंग में कन्वर्ट होते हैं ये। पायरॉन फिरॉन रिंग बनती कैसे है, जब तुम रिंग बनाना सीखोगे तभी तुम सीखोगे कि कैसे ग्लूकोज के आइसोमर होते हैं, गैलेक्टोज और मैनोज, ठीक है, कैसे पायरॉन फिरॉन रिंग बनती है, कैसे एनोमर बनते हैं, कैसे एपीमर बनते हैं। ये केमिस्ट्री में भी काम आने वाला है, यहां तो काम आने ही वाला है, समझ रहे हो। ये आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का डायग्राम बनाना सीखना होगा। मैं 2 बार सिखा दिया आपको बना करके, ये तरीका है, ठीक है। अब कल, आज का टाइम कितना हो रहा है, हाँ ठीक है, कल मैं स्टार्ट करूंगा कार्बोहाइड्रेट, मतलब यहीं से स्टार्ट करूंगा, ये पीपीटी मैं पुराना रिवीजन करा के यहां से मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को, नहीं ना, मजा आ गया, तो कमेंट जरूर कर देना। हाँ सर, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ प्रॉपर, ठीक है, बैच में कमेंट का ऑप्शन होता है, मैं सारे कमेंट आपके पढ़ता हूँ, ठीक है। अपनी जो दिक्कतें हो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जो दिक्कतें आपको आ रही है, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो तो वो भी आप वहाँ कमेंट कर सकते हो। कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, लेक्चर कैसा लगा तो वो भी कमेंट कर सकते हो। तो उस समय मोटिवेट थोड़ा हो जाता हूँ कि हाँ मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा, मैं इनको याद करा पा रहा हूँ नहीं करा पा रहा, उनको प्रैक्टिस करा पा रहा हूँ नहीं करा पा रहा, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपकी एकदम वहां से, मतलब वो एक कम्युनिकेशन विंडो है, ठीक है, समझे। हाँ मैं सुन रहा हूं बेटा। हाँ इन्फिनिटी वालों को शायद, मैं देखो टेस्ट सीरीज का मेरा कंफर्म नहीं है, टेस्ट सीरीज थोड़ा अलग रखी गई थी, मैं बार कंफर्म करूंगा आपको। लॉन्च के टाइम पर शायद टेस्ट सीरीज हमने बोला था, नहीं 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 नहीं, नहीं। टेस्ट सीरीज इन्फिनिटी प्लस वालों के है बेटा, टेस्ट सीरीज अलग कंपोनेंट है, वो डिपार्टमेंट ही अलग है टेस्ट सीरीज का, मतलब बैच हमारे डिपार्टमेंट पे आता है, ठीक है। बुक्स हमने एड ऑन बाई चांस हो गई थी इन्फिनिटी के अंदर, ठीक है, बता दिया मैंने। तो इन्फिनिटी कॉम्बो बहुत बढ़िया है, बुक्स सारे मिल गए, क्योंकि इतने के तो बुक्स ही पढ़ते हैं, ठीक है। और बाद बाकी का टेस्ट सीरीज डिपार्टमेंट अलग है, टेस्ट सीरीज अलग ही कंपोनेंट है, हाँ टेस्ट सीरीज अलग कंपोनेंट है, ठीक है। इन्फिनिटी में बैच पास्ट और फ्यूचर सारे बैच मिल जाते हैं, जो भी बैच लॉन्च होंगे सारे मिलेंगे, ठीक है। और डिफॉल्ट से ये किताबें आ गई हैं सारी की सारी, तो अच्छा मौका है, इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आगे लेके चलेंगे इसको, अब बेसिक करा दिया है मैंने, अब डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आपको आगे, मैं डिटेल में इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। एनसीईआरटी मैंने पूरी करा दी है, क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। ये जरूर आप इसको स्कैन कर लेना, स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर लेना, जिससे कि थोड़ा सा आपको पता रहेगा कि हाँ क्या है कहाँ है, ठीक है। यहाँ हम सारी इंफॉर्मेशन डालते रहेंगे आपकी, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बेटा कल के लेक्चर में। मेरा लेक्चर फिक्स रहेगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बॉटनी रहेगी आपकी, और टाइमली हम करा देंगे, टेंशन मत करना, बहुत टाइमली, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल के लेक्चर में, बाय बेटा। मैं 2999 की बात करूंगा बेटा, बैच अपग्रेडेशन का कुछ हो सकता है क्या, नहीं नहीं, कल मेरा ही लेक्चर होगा, ठीक है, 3 दिन मेरा लेक्चर रहेगा और 3 दिन तरुण सर का रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। ओके बाय। कोई डाउट है तो मुझे बताओ, कोई डाउट, कैसा भी कुछ भी। मेरा डाउट सेशन भी रहेगा बेटा, डाउट सेशन तो देखो यही है, यहाँ डाउट होगा, एक हम लोगों ने रूम पर ट्रायल कर रहे हैं, वो रूम बनाने वाला, उस पर डाउट तो नहीं होंगे, उस पर आप क्योंकि पूरे हफ्ते, हाँ तुम डाउट पूछ सकते हो, मतलब डाउट भी पूछ सकते हो वहां पर, अपनी कोई भी बात कर सकते हो, ठीक है, कोई भी बात अपनी रख सकते हो,
वो एक कम्युनिकेशन मतलब रूम है, ठीक है। पर डाउट, क्योंकि वो सेशन 1 घंटे का होता है, उतने सारे बच्चे होंगे तो बड़ा मुश्किल है सारे डाउट्स क्लियर करना, बट हाँ काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हफ्ते में 1 दिन मुझे मिलेगा। नहीं नहीं, कल मेरी क्लास लगी होगी, अगर लगी होगी तो वो हट जाएगी। हाँ, 3999 वालों का 1000 रुपये देना है। अच्छा, प्रिंस लिख रहे हैं, ठीक है। अब 2999 की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, चलो बाय बेटा, बाय बाय बाय, कल मिलते हैं।